आज खाने की टेबल पर मैंने उससे कहा, हमेशा मैं तुम्हें अपने हाथ से खाने का पहला निवाला खिलाता हूँ। आज से तुम भी मुझे खिलाओगी। ये बोलकर मैंने प्लेट में रखे खाने की तरफ इशारा किया। नाश्ते में आज चीज़ ब्रेड और कॉफ़ी थी। उसने एक हाथ में कॉफ़ी का कप लिया और दूसरे में चीज़ ब्रेड और मेरी तरफ देख रही थी। उसे शायद समझ में नहीं आ रहा था कि पहले क्या खिलाए। मैंने घूरते हुए उसकी तरफ देखा। तुम पहले क्या खाती हो? डरते हुए वो बोली, मैं तो चाय में ब्रेड को डुबोकर खाती हूँ। मैंने किसी तरह हंसी छिपाते हुए कहा, नहीं, मैं इस तरह नहीं खाता। तुम बस ब्रेड खिला दो। आज मैं पहली बार उसके हाथों से कुछ खा रहा था। फिर जैसा कि उसने बताया था, मैंने ब्रेड कॉफ़ी में डुबोकर उसके मुंह की ओर बढ़ाई। ब्रेड के साथ साथ मेरी उंगलियों के कोल भी उसके मुंह में चले गए। मेरे दिल में गुदगुदी सी होने लगी। मेरी उंगलियां बार बार उसके मुंह के टच को महसूस करना चाह रही थी। मैं बिना रुके उसे खिलाए जा रहा था। आज से पहले मैंने कभी किसी को इतने गौर से नहीं देखा था। कुछ देर बाद उसने खाने से मना कर दिया और बोली, बस और नहीं खाया जाएगा। उसके मना करते ही मेरा ध्यान अपने हाथों पर गया, जो बिल्कुल गीले हो गए थे। कुछ देर पहले महसूस किए उस जादुई एहसास को मैं प्रिया को दिखाना नहीं चाहता था। मैंने दिखावटी गुस्सा करते हुए कहा, खाना खाने की भी अकल नहीं है। मेरे सारे हाथ गंदे कर दिए। वो मुझे घूर रही थी, मानो कह रही हो, मैंने कब कहा था तुम्हें खिलाने के लिए। कुछ देर बाद प्रिया के फ़ोन पर माँ का फ़ोन आया। मुझे देखकर वो बात करते करते बाहर चली गई। इस पागल लड़की का कोई भरोसा नहीं, कहीं फिर से माँ को कुछ बता ना दे। ये सोचकर मैं भी छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो माँ से बोल रही थी, उसके लिए बहुत सारा अचार भिजवा दे। अचार के बिना उसे खाना अच्छा नहीं लगता। अगर इसे अचार चाहिए था तो मुझे नहीं बोल सकती थी? क्या मैं लाकर नहीं देता? मैं जानता था प्रिया को खट्टी चीज़ें बहुत पसंद हैं। आज शाम को मैं ऑफिस से आते हुए उसके लिए हर वैरायटी का अचार ले आया था। तुम्हें जो चाहिए मुझे बोल सकती हो। क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? जवाब दो। लेकिन हर वक्त पलकें झपकाकर मुझे देखते रहना ही उसका जवाब बन गया था। सुबह नौकर रसोई में खाना बना रहा था। प्रिया ने उसे कहा कि आज उसके लिए खाना ना बनाए। मैं तैयार होकर खाने की टेबल पर आया, लेकिन प्रिया अभी भी बाहर नहीं आई थी। मैंने आवाज़ लगाकर उसे बाहर बुलाया। तुम्हें क्या रोज़ रोज़ बताना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे साथ बैठकर खाना खाना है? मुझे भूख नहीं है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें भूख नहीं है? चुपचाप यहाँ आकर बैठो और खाना खाओ। मैं जैसे ही उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, ये बोलकर वो कमरे में चली गई। उसकी ये बात सुनकर मैं भी बिना खाना खाए वहाँ से उठ गया। तुम आराम करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ये बोलकर मैं ऑफिस के लिए निकल गया। मैंने बचपन से देखा है माँ को ये व्रत रखते हुए। शाम को वो सज धज कर पड़ोस की औरतों के साथ पूजा करती हैं और रात को चांद को देखकर ही व्रत खोलती हैं। लेकिन क्या प्रिया को इन सब बातों के बारे में पता है? यहाँ उसे कोई बताने वाला भी नहीं है और उसे तो भूखे रहने की आदत भी नहीं है। ये सब बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने माँ को फ़ोन लगाया और उनसे व्रत के बारे में सब कुछ पता कर लिया। आज मैं ऑफिस न जाकर प्रिया के लिए शॉपिंग करने निकल गया। कुछ देर बाद मैं घर पहुंचा। प्रिया गहरी नींद में सो रही थी। चलो अच्छा है, आज इसका व्रत भी है, सोई रहेगी तो कम से कम भूख तो नहीं लगेगी। ये सोचकर मैं भी बिना उसे डिस्टर्ब किए उसके बगल में ही लैपटॉप खोलकर ऑफिस का काम करने लगा। अचानक प्रिया नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। मैंने उसके मुंह के पास कान ले जाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि वो डरी हुई है। मैंने उसे जगाते हुए कहा, प्रिया उठो, क्या हुआ है? अचानक मेरी आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोल दी और मुझसे लिपट गई। उसे डरा हुआ देखकर मैंने भी अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर ली। क्या हुआ है? कुछ बात है तो मुझे बताओ। लेकिन वो बिना कुछ बोले मुझसे लिपटी रही। मैं ये देखकर हैरान था कि आज वो मुझसे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रही थी। बहुत देर तक मैं ऐसे ही उस पर झुका हुआ था। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। आज से पहले जो डर उसके चेहरे पर नजर आता था वो कहीं गायब हो चुका था। प्रिया के मोम से भी नरम हाथ मेरे चेहरे पर थे। मैंने बेतहाशा उसे चूमना शुरू कर दिया। अब मेरे होंठ उसकी गर्दन पर थे। जहाँ जहाँ मैं उसे छू रहा था उसका गोरा शरीर गुलाबी होता जा रहा था। आज करवा चौथ की ये रात हमारे मिलन की रात है। आखिर मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा जो आज से पहले किसी ने किसी से नहीं किया होगा। तुम सिर्फ मेरी हो। जैसे ही मेरे हाथ प्रिया की गर्दन के नीचे पहुंचे, अचानक उसके दोनों हाथ जो अभी तक मेरी बाहों में थे वो बेड पर गिर गए। मैंने जैसे ही उसके चेहरे को अपने हाथों से हिलाया तो प्रिया की गर्दन एक तरफ को झुक गई। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उसके हाथ की नब्ज चेक की।
उसकी नब्ज़ चल रही थी। ये देखकर मेरी जान में जान आई, लेकिन प्रिया बेहोश हो चुकी थी। अचानक इसे क्या हुआ? मैं उसी वक्त उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर उसे अंदर रूम में चेकअप के लिए ले गए। प्रिया के कुछ टेस्ट किए गए, लेकिन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। लेकिन एक बार फिर मेरे दिमाग में वही सब बातें घूमने लगी कि आखिर क्या बात है, इसे मेरे पास आते ही क्या होने लगता है। जो भी हो, मैं आज इस बारे में प्रिया से पूछकर ही रहूँगा। कुछ देर बाद मैं प्रिया को लेकर घर आ गया। मैं जानबूझकर उसके करीब गया, लेकिन फिर से उसके चेहरे पर वही घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने गुस्से में उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, मुझे सच सच बताओ प्रिया, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तो क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना अच्छा नहीं लगता? लेकिन उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे जवाब चाहिए। ऐसे इस तरह खामोश मत रहो। मैं चिल्लाकर बोला, मैं यहाँ सबसे दूर तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने लाया था, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। तुम्हें सज़ा देने का मतलब खुद को सज़ा देना है। हर रोज़ मैं तुम्हें अपना बनाने के ख्वाब देखता हूँ, लेकिन इतने करीब होते हुए भी मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकता। तुम्हारी ये खामोशी मुझे पागल कर रही है। अचानक वो खड़ी हो गई और उसने अपनी साड़ी घुटनों से ऊपर कर दी। ये क्या कर रही हो? मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन अचानक मेरी नज़र उसके घुटने से थोड़ा ऊपर पड़ी। उसकी जांघ पर एक बहुत बड़ा जख्म था। जख्म को देखकर लग रहा था कि वो चोट ज़्यादा पुरानी नहीं थी। ये सब क्या है? ये चोट कब लगी तुम्हें? तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? वो अपने आंसुओं को छिपा रही थी, लेकिन उसके दिल का दर्द मैं महसूस कर पा रहा था। मैंने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए पूछा, मुझे बताओ क्या बात है? मुझ पर यकीन रखो, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जानते हो, पापा की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी। पापा की जगह माँ नौकरी करने लगी। मैं और माँ किसी तरह पापा को भूलकर जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रात माँ शराब के नशे में किसी आदमी के साथ घर आई और मुझसे बिना मिले उस आदमी को लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर ही बैठी रही। माँ ने उस दिन पहली बार शराब पी थी, लेकिन अब हर दूसरे दिन वो आदमी हमारे घर आने लगा था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं माँ को कई बार उससे दूर रहने को कहती, लेकिन माँ में शायद अब अकेले रहने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। एक दिन वो दोनों शादी करके घर आ गए। मेरी माँ उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन मैंने कभी उसे अपने पिता की तरह नहीं देखा। पर माँ की खुशी के लिए मैं उससे थोड़ी बहुत बात कर लिया करती थी। दिन यूं ही बीत रहे थे। मेरी उम्र अब 15 साल हो गई थी। मैंने कई बार नोटिस किया था कि वो मुझे गलत ढंग से छूने की कोशिश करता है। मैं माँ को ये सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैंने उससे पूरी तरह दूरी बना ली। एक दिन मेरे स्कूल में फंक्शन था। माँ ऑफिस चली गई, लेकिन वो ख़राब तबीयत का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गया। फंक्शन के बाद मैं घर जल्दी आ गई। वो अपने कमरे में सोया हुआ था। मैंने उस दिन साड़ी पहनी हुई थी। थकान की वजह से मैं भी आते ही अपने कमरे में जाकर सो गई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी साड़ी ऊपर कर रहा है। मैंने आँख खोलकर देखा तो सामने वो बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। उस दिन के बाद अगले कई दिन तक वो हर रोज़ मुझे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। मैं माँ को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने माँ को कुछ बताया तो वो मुझे और माँ को मार डालेगा। इस डर से मैं कुछ दिन तो ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा था और मैंने एक दिन तुम्हारी माँ यानी अपनी मौसी को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो तुरंत हमारे घर आई और माँ को सारी बात बता दी। माँ ने उसी दिन उस आदमी से सारे रिश्ते ख़त्म करके घर से निकाल दिया। माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी और कसम खाई कि वो कभी फिर किसी आदमी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इंसान अभी भी साई की तरह मेरा पीछा कर रहा था। एक दिन मैं स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और अचानक एक हाथ ने मुझे पकड़कर गाड़ी में खींच लिया। मैंने देखा तो सामने वही आदमी बैठा हुआ था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी था। वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। अचानक मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और गाड़ी के बाहर कूद गई। सड़क के किनारे पड़े एक बड़े से पत्थर पर मेरा पैर जा टकराया, जिसका घाव आज भी मेरे पैर पर है। इतने में ही वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और वो लोग डरकर भाग गए। मैं किसी तरह घर पहुँची और माँ को सारी बात बता दी। माँ ने फैसला किया कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे और हम लोग हैदराबाद आ गए। मम्मी तुम लोगों से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब वहाँ रहना भी हम लोगों के लिए सेफ नहीं था। कुछ ही दिन हुए थे हम लोगों को हैदराबाद आए हुए, इतने में तुम वहाँ आ गए। माँ और मैं फिर से अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था और एक दिन अचानक माँ का एक्सीडेंट हो गया और मैं पूरी दुनिया में अकेली हो गई।
लेकिन मौसी ने मुझे अपने पास बुला लिया और मेरी शादी तुमसे करवा दी। वो नहीं चाहती थी कि फिर से मेरे साथ कभी कुछ गलत हो। उन्होंने मुझसे कसम ली थी कि मैं तुम्हें कभी अपने साथ हुए हादसे के बारे में ना बताऊं। इसलिए जब भी तुम मेरे करीब आते थे, ना चाहते हुए भी मेरी आंखों के सामने वो भयानक मंजर आने लगता था और मैं तुम्हें खुद से दूर कर देती थी। उसकी ये सब बातें सुनकर मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी माँ ने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैं बिना कुछ कहे उठकर कमरे से बाहर चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जिस पत्नी को मैं दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाकर फूलों की तरह संभाल कर रखता आया था, उसे कोई बुरी तरह से अपने पैरों तले रौंद चुका था। माँ ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं जल्दी ही इसे वापस इंडिया छोड़ आऊँगा। अगले कई दिन मैंने प्रिया से कोई बात नहीं की। वो खाने के वक्त मेरे पास आकर बैठती। कई बार उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अब मेरा मन उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं बस ऑफिस से छुट्टी मिलते ही उसे इंडिया वापस छोड़कर आना चाहता था और माँ से भी मिलकर पूछना चाहता था कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। एक दिन मैं देर रात शराब पीकर घर पहुंचा। प्रिया अभी तक जागकर मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखकर न जाने उस दिन मुझे क्या हो गया। मैंने उसे बेड पर गिरा दिया और उसके सूट के पीछे की जिप खोल दी और उसकी कमीज उतार कर फेंक दी। वो खुद को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ, शर्म आ रही है? तुम्हारे लिए ये कौन सा नई बात है? ये सब तो तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। आओ मेरी बाहों में, आज मुझे भी खुश कर दो। ये बोलकर मैंने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक छूने लगा। मेरा इतनी सख्ती से छूना उसे दर्द दे रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, वो बार बार बोल रही थी। लेकिन मैं उसे उस गलती की सज़ा दे रहा था जो उसने की ही नहीं थी। उसके शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं था। वो लगातार रोए जा रही थी, लेकिन उसके रोने का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो पूरी रात तड़पती रही। उसका ये तड़पना शायद आज मेरे अंदर के जानवर को सुकून दे रहा था। मैं बस उसे दर्द देना चाहता था। अगली सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली। प्रिया के कपड़े मेरे आसपास बिखरे हुए थे। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं था, लेकिन कमरे की हालत देखकर मैं समझ गया था कि कल रात कुछ तो गलत हुआ था। मैं भागकर कमरे के बाहर गया, लेकिन प्रिया कहीं नहीं थी। रसोई में काम कर रहे नौकर से पूछा तो उसने बताया कि सुबह ही प्रिया रोते हुए अपना सामान लेकर बाहर गई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि कल रात क्या हुआ था। मुझे धुंधला सा सब याद आने लगा। ये मैंने क्या कर दिया उसके साथ? उसके सारे जख्मों को फिर से हरा कर दिया। उस आदमी में और मुझ में क्या फ़र्क है? ये सोच सोच कर मैं पागल हो रहा था। अचानक मुझे प्रिया का ध्यान आया। वो कहाँ होगी? मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं गाड़ी लेकर बाहर उसे ढूंढने निकल गया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन प्रिया का कोई अता पता नहीं था। अगर प्रिया को कुछ हो गया तो मैं भी खुद को ख़त्म कर लूँगा। मैं फूट फूट कर रो रहा था। अचानक मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। उन लोगों ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा तो देखा सामने कुर्सी पर प्रिया बैठी हुई थी और उसके आसपास कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उन लोगों ने मुझे बताया कि प्रिया जानबूझकर एक ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई। ट्रक वाले ने भी बड़ी मुश्किल से खुद को और प्रिया को बचाया, नहीं तो आज एक बड़ा हादसा हो जाता। उन लोगों ने प्रिया को गिरफ्तार कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उन लोगों को समझा बुझाकर जमानत पर रिहा करवाकर मैं प्रिया को वहाँ से बाहर निकलवा लाया। बाहर आकर भी वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसे समझाया, प्लीज़ अभी घर चलो, तुम्हें मैं इंडिया छोड़ आऊँगा जल्दी ही। ये सुनकर वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। घर जाकर वो बाहर ड्राइंग रूम में एक अजनबी की तरह सर झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर पड़े वो निशान मुझे अंदर ही अंदर जला रहे थे। मैं उसके पास जाकर उसकी गोद में सर रखकर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत परेशान किया है ना मैंने आज तक तुम्हें। जो मेरा मन किया तुमसे वो करवाता रहा, लेकिन तुमने कभी मुझे सामने से पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। क्या मुझे एक आखिरी मौका नहीं दे सकती? मैं अपनी 16 साल की दुल्हन के साथ अगले 16 जन्मों तक रहना चाहता हूँ। उसके आंसू मेरे चेहरे को भिगो रहे थे। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मेरी पगली ने आज एक बार फिर से मुझे माफ़ कर दिया था। आज एक बार फिर से वो दुल्हन के जोड़े में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। एक बार पहले भी कुछ इसी तरह दुल्हन के जोड़े में बैठी अपनी प्रिया को मैंने बहुत इंतज़ार करवाया था, लेकिन आज मैं उसे एक पल का भी इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अनोखी प्रेम कहानी? आपने इस कहानी को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और भी कहानियाँ आपके सामने लाती रहूँ। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।